विधानसभा चुनाव प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही कारगर है। और अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, पहली चीज आचार संहिता। ये जो चुनाव था वो 2 चरणों में संपन्न हुआ था। 52% जनता पर अभी उनका राज है कि प्रदेश में कुल कितने प्रवासी भारतीय मतदाता है, अपने निर्वाचन के समय पर मैक्सिमम कितना खर्च कर सकता है। चुनाव के संबंध में कुछ भी गड़बड़ियां हो रही है ना, जैसे कि लालच दिया, घूस दिया या फिर पैसे बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, तो वो सब अगर काम आप देखते हैं तो उसकी फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग खींच करके आप इसको भेज सकते हैं, तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। नमस्कार, जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप सभी। दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में हम विधानसभा चुनाव से संबंधित कुछ विशेष जानकारी लेकर के आए हैं आपके समक्ष, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, विधानसभा चुनाव 2023 समीक्षा, ये हमने इसका टाइटल दिया है। और इस सेगमेंट में हम चुनाव के संबंध में जो बेसिक जानकारी से लेकर के उसके रिजल्ट तक की सारी जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ये जो सेक्शन है वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही कारगर है। और अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो फैक्चुअल डेटा आएंगे वो सारे फैक्चुअल डेटा भी आपको व्यापम के एग्जाम में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव हुआ, आपको पता ही है, 3 दिसंबर को उसका रिजल्ट आया है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ को मिला करके टोटल 5 राज्यों में इस समय चुनाव पे हुए हैं, जिसको आपको याद रखना है। एक तो मध्य प्रदेश था, एक राजस्थान था, छत्तीसगढ़ तो है ही, एक तेलंगाना और एक मिजोरम। ये 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं इस समय पर, ध्यान रखना। कभी कभी ये भी पूछ सकता है, पूछा भी है पहले, कि छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन से राज्यों का चुनाव हुआ है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जहाँ पर बीजेपी आई है, राजस्थान वहाँ पर भी बीजेपी आई है, और छत्तीसगढ़ यहाँ पर भी बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। और मिजोरम में वहाँ की एक लोकल पार्टी है, जोरम पीपल्स, ZPN ऐसा करके एक पार्टी है ना, उसने जीत हासिल की है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के बारे में हमको चर्चा करनी है, बाकी राज्यों से उतना हमें ज़्यादा रिलेट नहीं करना है। जो छत्तीसगढ़ की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उसी पर चर्चा ज़्यादा करेंगे। तो ध्यान रखिए, पहली चीज़ आचार संहिता 9 अक्टूबर से स्टार्ट हुई छत्तीसगढ़ में, और 9 अक्टूबर 2023 मतलब इसी दिन क्या हुआ था, चुनाव की तारीखें, चुनाव का ऐलान हुआ था, या चुनाव की तारीख जो है वो डिसाइड हुई थी कि किस किस डेट पे चुनाव होना है। जो जिस डेट से चुनाव होने की घोषणा हो जाती है, जिस दिन से, उसी दिन से आचार संहिता या आदर्श आचार संहिता स्थापित हो जाती है। ठीक है, चलिए, ये जो चुनाव था वो 2 चरणों में संपन्न हुआ था। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से चरण थे, कहाँ कहाँ पर उसके विधानसभा के अलग अलग सीटों पर चुनाव हुए। ठीक है, और इस चुनाव में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो है राजीव कुमार जी, जिसको आप देख सकते हैं सामने, है ना। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले, ठीक, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके अंडर में ये चुनाव छत्तीसगढ़ का संपन्न हुआ है। थोड़ी जानकारी हम लोग भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में भी ले लेते हैं, जहां पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसका जिक्र है। ठीक, भारतीय निर्वाचन आयोग भारत में एक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सिंह। तो ये क्वेश्चन अभी जितने भी पेपर आने वाले हैं उसमें सारे में आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो प्रथम अध्यक्ष थे सुकुमार सिंह। ठीक, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जो 25वें नंबर के हैं, राजीव कुमार जी। इसके अलावा ये जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 सदस्यीय है, अभी ध्यान रखिएगा, इसमें 3 सदस्य हैं। ठीक, जब इसका गठन हुआ था 1950 में, तब इसमें केवल 1 सदस्य होते थे जो कि उसका अध्यक्ष होता था। फिर बाद में इसको चेंज किया गया। अब यहाँ पर एक अध्यक्ष के साथ 2 मेंबर भी होते हैं, जहाँ पर एक मेंबर है अनूप चंद्र पांडे जी और दूसरे हैं अरुण गोयल। तो अनूप चंद्र पांडे और अनूप गोयल ये 2 मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। अगर हम बात करें कि ये चुनाव आयोग जो है वो कौन कौन से इलेक्शन के लिए जिम्मेदार है या कौन कौन से चुनाव करवाती है, तो राष्ट्रपति के चुनाव, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, और विधान मंडलों मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद
ये सारे चुनाव जो है वो इन्हीं के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि राज्य विधानसभा है तो यहाँ का राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, ऐसा नहीं है। विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों का ही चुनाव जो है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अंदर ही संपन्न किया जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान देख लेते हैं। अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा जिसके पास है ना अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव कराने के अधिकार होंगे, जिसकी हमने चर्चा भी की थी। अनुच्छेद 325 कहता है सामान्य मतदाता सूची के बारे में, है ना। मतदाता सूची का जिक्र है, कैसे मतदाता सूची बनाई जाएगी, कौन उसका अधिकारी होगा, सारा इसमें आपको जिक्र मिल जाएगा। ठीक। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार, मतलब एक एज लिमिट है 18 साल। 18 साल के ऊपर का हर एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो वयस्क कहलाएगा और हर वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, मतलब उसको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। ठीक। अनुच्छेद 327 यहाँ पर चुनाव संबंधी कानून के निर्माण के बारे में है। यहाँ पर बताया गया है कि चुनाव संबंधी जो सारे कानून हैं वो देश की संसद द्वारा ही बनाया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अनुच्छेद 329 में है चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा। इसका मतलब ये है, आप इसको याद रखिएगा कि चुनाव के संबंध में जो भी विवाद होगा उसका निपटारा चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चुनाव आयोग के द्वारा। किसी भी व्यक्ति को अगर चुनाव में कोई दिक्कत होता है या चुनाव से उसको कोई परेशानी है, परेशानी का मतलब अगर उसको कुछ गड़बड़ी दिखती है या फिर किसी प्रकार का विवाद हो, तो वो सीधे सीधे कहाँ जाएगा, चुनाव आयोग के पास वो कंप्लेन करेगा। ठीक। चुनाव आयोग का ही जो फैसला है वो मान्य होगा। अगर चुनाव आयोग का फैसला उस कैंडिडेट को मान्य नहीं होता, ऐसी कंडीशन में वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करेगा, चुनाव आयोग ही करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक। चलिए, यहाँ पर एक छोटा सा नोट भी आपको याद रखना है जो नीचे आप पढ़ सकते हैं। वोट देना एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है कि वोटिंग राइट किस प्रकार का अधिकार है, तो वो संवैधानिक अधिकार है क्योंकि संविधान में वर्णित है। ठीक है, और कानूनी अधिकार है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा आपको ये अधिकार भी दिया गया है। और साथ ही साथ मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि इसके मौलिक अधिकारों में इसके बारे में जिक्र नहीं है। ठीक है, ये जन्म से ही नहीं मिलता, ये एक समय के बाद आपको दिया जाता है ना। और कुछ कुछ कंडीशन में आपसे ये अधिकार छीना भी जा सकता है, इसलिए संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस समय के चुनाव की बात की जाए विधानसभा की, ये 2 चरणों में संपन्न हुआ था। पहला चरण जो है 7 नवंबर को हुआ था। ठीक है, जो ट्राइबल एरियाज है जैसे राजनांदगांव से लेकर के पूरा कांकेर बस्तर साइड का इलाका, वहां पर जो चुनाव है वो प्रथम चरण में हुआ था जिसमें टोटल 20 सीटें थी। ठीक। और द्वितीय चरण में 17 नवंबर को चुनाव हुए थे जिसमें टोटल 70 सीटें थी। तो टोटल इस प्रकार से 90 सीटों पर यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे। तो ये कॉमन सी चीज़ें तो आपको पता ही होगी कि कितनी सीटें हैं छत्तीसगढ़ में विधानसभा में, तो 90 सीटें हैं। ठीक। अब सीटों के बंटवारा की बात की जाए कि कौन कौन सी सीटें कौन कौन से कम्युनिटी के पास मौजूद है, तो यहाँ पर 51 सीटें सामान्य हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक। 29 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, मतलब 29 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ये आरक्षित है। और 10 अनुसूचित जनजातियों के लिए मतलब कि SC सीटें हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 10, 29 और 51, है ना। चलिए, अगर कुल मतदाताओं की बात की जाए, ये जो आंकड़े हैं, है ना, मैंने इलेक्शन कमीशन के ही उससे उठाए हैं, वेबसाइट से और उनके पत्र से, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो उसके हिसाब से कुल मतदाता इस समय कितने थे, 2,03,80,079 मतदाता थे इस समय। इसमें दोनों ही संख्या मौजूद है, इसका मतलब कर्मचारियों को मिलाकर। ठीक है, जो कर्मचारी वोटिंग पर लगे हुए हैं, जहाँ वहाँ पर उनका पोस्टिंग होता है ना, वो उस समय पर नहीं पहुंच पाते चुनाव के दिन क्योंकि उसकी ड्यूटी होती है, तो वो पहले ही अपना मत डाल चुके होते हैं, है ना, बैलेट पेपर के माध्यम से
डाक पत्र के माध्यम से। ठीक है, कुल मतदान केंद्रों की संख्या कितनी थी? तो 24,109। ये डेटा मोटा मोटी याद रखिएगा, है ना। 24,000 से ऊपर जो है कुल मतदान केंद्र थे और 2,03,80,000 से ऊपर हमारे यहाँ कुल मतदाता थे। ठीक है, तो हल्का फुल्का भी आसपास आपको अगर याद होगा और क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे निश्चित तौर पे बन जाएगा। ठीक है, कुल मतदान का प्रतिशत ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल से मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। प्रथम चरण में 78% मतदान हुआ था लगभग, द्वितीय चरण में 75.06% मतदान हुआ था। तो ये दोनों तो फिलहाल आप याद मत रखिए, आपको सिर्फ याद रखना है कुल मतदान कितना प्रतिशत हुआ था। तो 76.31%। ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि 76.31% जो है मतदान छत्तीसगढ़ में हुआ है, दोनों चरणों में मिलाकर के टोटल। ठीक है, अगर सर्वाधिक मतदान की बात की जाए तो कुरुद विधानसभा में सर्वाधिक मतदान हुए थे। ठीक है, 90% से ऊपर। और सबसे कम मतदान हुआ है बीजापुर विधानसभा, 48.37%। ठीक है, ये आप उसका डाटा भी देख सकते हैं जो पेपर से, न्यूज़पेपर से उठाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वो डाटा है। छत्तीसगढ़ में कुल 76.31% मतदान हुए हैं, है ना। और ये सारा आप पढ़ सकते हैं अपने पास, मैं आपको PDF भी अवेलेबल करा दूंगा इसका। ठीक है, चलिए हल्का सा 2018 के नतीजों की बात कर ली जाए। हालांकि इससे कोई क्वेश्चन बन जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का आपको पता भी होना चाहिए कि पिछले बार क्या हुआ था। तो पिछले बार एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। जो भारतीय जनता पार्टी है, जो 3 बार से सत्ता में थी, 15 साल से सत्ता में काबिज थी, उनको एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, है ना। शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 68 सीटें जीती थी और उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें 2 सीटें और बढ़ गई थी, तो ये हो गई थी उनकी 71 सीटें। उसके बाद बीजेपी को 13 सीटें मिली थी, बाद में कम हो गई, 11 तक पहुंच गए थे वो लोग। ठीक है, और जोगी कांग्रेस, है ना, को 5 सीटें मिली थी और वो भी बाद में कम हो गई थी। इसके अलावा बसपा मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी को 2 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये 2018 के नतीजे थे। एक नोट याद रखिएगा कि जो पिछली विधानसभा गई वो मतलब भूपेश सरकार हमारे काका, उनकी विधानसभा कौन से नंबर की थी? तो 5वें नंबर की थी, जिसका कार्यकाल खत्म होना था 3 जनवरी 2024 को। जैसा कि आपको पता ही है कि कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने के भीतर पूरा चुनाव संपन्न करा लेना अनिवार्य होता है, तो इसीलिए ये पहले हो जाता है हमेशा। तो 3 जनवरी ये डेडलाइन था, ठीक, समाप्त होने का। चलिए नेक्स्ट परिणाम की बात कर लेते हैं कि क्या क्या परिणाम रहे और उससे कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास निकल करके आती है। ठीक, तो परिणाम की तारीख क्या थी? 3 दिसंबर को परिणाम घोषित हुए, है ना। कब? 3 दिसंबर को। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर शानदार जीत हासिल की है और उनको 54 सीटें हासिल हुई। ठीक, 54 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की, जो कि पिछले बार से 39 ज़्यादा थी। यहाँ पर पूरा डेटा आपके पास है, देख सकते हैं। तो बीजेपी ने 54 सीटें जीती, जिसमें से 39 नई सीटें थी, मतलब पिछले बार से ज़्यादा थी 39 सीटें। ठीक है, और दूसरी तरफ जो सत्ताधारी दल थी मतलब कांग्रेस पार्टी, उनके पास केवल 35 सीटें आई और माइनस कर दीजिए मतलब 33 सीटें उनको खोनी पड़ गई। पिछले साल से 33 सीटें कम उनके पास आई थी। तो आप ये डेटा तो कम से कम याद मत रखिए, कोई मतलब नहीं है, बस याद रख लीजिए 54 और 35 का। और एक सीट जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, GGP के नाम से एक पार्टी है, जिनको लगभग 23 साल बाद जीत हासिल हुई है GGP पार्टी को। ठीक है, जिसमें तुलेश्वर सिंह मरकाम जो थे पाली तानाखार से, जो कि कोरबा जिले में पड़ता है, पाली तानाखार, तुलेश्वर सिंह मरकाम, बस इन्हीं को जीत हासिल हुई। बाकी आम आदमी पार्टी से लेकर के बसपा सपा किसी को भी यहाँ पर हल्की फुल्की जीत भी हासिल नहीं हो पाई। पूरे विधानसभा में जो 90 सीटें थी, उनमें से सबसे बड़ी सीट, सबसे बड़ा जो जीत है वो रायपुर दक्षिण के जो विधायक है बृजमोहन अग्रवाल जी, उनको हासिल हुई। सबसे बड़ी जीत लगभग 67,851 वोटों से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को पराजित किया। ठीक, और सबसे छोटी जीत आसाराम नेताम की है, जो कांकेर विधानसभा से संबंधित है। मात्र 16, एकदम नेक टू नेक चल रहा था, तो मात्र 16 वोटों से उनको जीत हासिल हुई। ठीक है, तो सबसे बड़ी जीत बृजमोहन अग्रवाल जी को और सबसे छोटी जीत आसाराम नेताम जी को हासिल हुई। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ये न्यूज़ उसके बाद का है जब रिजल्ट आया था कि भाजपा की लहर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत, कांग्रेस पर कहर, 2 राज्य गंवाए,
लेकिन तेलंगाना को जीता। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसी दिन जो है वो मिजोरम के भी रिजल्ट आने थे, लेकिन क्योंकि वो उस दिन संडे था और मिजोरम में जो अधिकतर पॉपुलेशन है वो ईसाई है और उनको संडे में, है ना, बोलना चाहिए कि चर्च जाना अनिवार्य होता है, तो इसलिए वहां पर उस दिन को पोस्टपोन करके अगले दिन उसका दिया गया था रिजल्ट। ठीक है, चलिए। अगर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस के वोट शेयर में 0.81% की कमी आई, मात्र 0.81% की, है ना, जिससे कारण उनको 36 सीटों से हाथ धोना पड़ गया और भाजपा को 13.3% ज़्यादा वोट मिले और जिससे कारण उनको 41 सीटें ज़्यादा मिली। ठीक है, तो ये वोट शेयर भी याद रखिएगा, आपको काम आ सकता है। ठीक, चलिए, ये एक डाटा आपके एग्जाम में आने लायक है। 10 सीटें इस विधानसभा में, 90 में से 10 सीटें ऐसी थी जहां पर महिला मतदाताओं की प्रतिशत आधे से अधिक था, मतलब 50% से अधिक वहां पर वोटर कौन थी, महिलाएं थी। ठीक है, ये उनके सारे 10 के 10 नाम हैं, हालांकि 10 नाम आपको याद नहीं करने हैं, तो सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि 10 सीटें ऐसी थी जहां पर महिला वोटरों की संख्या आधे से अधिक थी। ठीक है, यहां पर एक न्यूज़ भी आया था कि कंगाले ही कराएंगी लोकसभा चुनाव, टीम पर आयोग का भरोसा। मतलब ये है कि जो अभी वर्तमान में रीना बाबा साहब कंगाले जी है, जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है, उन्हीं के ही मार्गदर्शन में, उन्हीं के ही नेतृत्व में लोकसभा का जो चुनाव 2024 में होना है वो होगा। ठीक, तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एक और डेटा है। 15 सीटें ऐसी थी जहां नोटा को तीसरी पार्टी का दर्जा मिला। इसका मतलब क्या कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद सर्वाधिक वोट अगर किसी को मिले हैं तो वो नोटा था। ऐसी कितनी सीटें थी, तो ऐसी 15 सीटें थी। तो ये भी एक बड़ा डेटा है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है किसी पर भी विश्वास नहीं कर रहा है ना, है ना, मतलब दोनों ही पक्षों पर विश्वास ना करके वो किसी को नहीं चुनने में विश्वास करता है। खैर, सर्वाधिक उम्र दराज जो जीत करके आए हैं अभी, उनका नाम है डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, जिनकी आयु है 75 वर्ष और अहिवारा से जीत करके आए हैं। सबसे एजेड बोलना चाहिए, सबसे उम्रदराज विधायक। और सबसे युवा कौन है, तो कविता प्राण लहरे जी है, कविता प्राण लहरे। ठीक, 31 वर्ष की है मात्र और बिलाईगढ़ विधानसभा से संबंधित है। ठीक, तो सबसे उम्रदराज डोमन लाल कोरसेवाड़ और सर्वाधिक युवा कविता प्राण लहरे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुल महिला विधायक जो अभी फिलहाल चुन करके आई है, उनकी संख्या है 18। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेटा है ना। ये अभी मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का जो परसेंटेज होगा ये सबसे ज़्यादा होगा पूरे भारत के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो कुल महिला विधायकों की संख्या कितनी है, 18, जो अभी जीत करके आई हैं, जो कि लगभग 20% है ना। अभी बड़ा ही एक मूवमेंट चलाया जा रहा है कि राजनीतिक स्तर पर विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहां पर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं कि बिना आरक्षण के भी अगर महिलाएं जो है वो 20% तक पहुंच गई है, तो ये भी एक ठीक ठाक डाटा हम उसको मान सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो कुल महिला विधायक जो जीत करके आई हैं उनकी संख्या 18 और प्रतिशत में है 20, याद रखिएगा। सिविजिल ऐप, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, जिसके बारे में यहाँ पर दिया गया है ना। यहाँ पर वो ये देख भी सकते हैं आप, जो हमने जहाँ से डाटा लिया है। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पर इस पृष्ठ में बताया गया है कि रंग बदलती सियासत। इसका मतलब ये है कि 2018 में अगर जब चुनाव हुआ था तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों में ही किसको जीत हासिल हुई थी, कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, हालांकि मध्य प्रदेश में कुछ समय बाद उलटफेर हो गया था, यहाँ वहाँ से करके बीजेपी ने वहाँ पर सरकार बना ली थी, लेकिन इस समय पर टोटल सीटें जो है वो इन्हीं के पास आ चुकी है। ठीक है, तो कलर चेंज होता दिखाई दे रहा है ना। और बताया गया है कि 52% से अधिक आबादी पर अभी फिलहाल एनडीए का मतलब है भाजपा और उसके, है ना, जो मित्रगण है उसकी पार्टी ने शासन कर रखा है, उनके सहयोगी। 52% जनता पर अभी उनका राज है, आप ऐसा देख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे, आप उसको ध्यान रखिएगा। और मैं एक प्रेस नोट पर थोड़ा चर्चा कर लेता हूं आपसे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ प्रेस नोट दिनांक 9/10/2023 के संबंध में, जिसमें से इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ निकल करके आ सकते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा।
तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। बिल्कुल ठीक है। 51 विधानसभा सीट अनारक्षित है, 29 सीटें अनुसूचित जनजाति और 10 सीटें अनुसूचित जाति हेतु है ना, जैसा कि हमने बताया अभी। इसके बाद राज्य में निर्वाचन संपन्न कराने हेतु 90 रिटर्निंग अधिकारियों और 208 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की अधिसूचित किए जा चुके हैं। तो आपको याद रखना है क्या, 90 रिटर्निंग अधिकारी यहां पर नियुक्त किए गए थे, मतलब जितने विधानसभा है उतना उनके रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, इसको आप ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ते हैं जब पंचायती राज चुनाव, पंचायती राज का जो सेगमेंट है आपका छत्तीसगढ़ का, वहां पर है ना। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संपूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाती है। जैसे ही डेट की घोषणा होती है ना, ये भी घोषित हो जाता है। और यहाँ पर निर्वाचन के कार्य का पूरा डेट आप देख सकते हैं। अधिसूचना का प्रकाशन 13 अक्टूबर, ठीक है। निर्धारित तिथि द्वितीय चरण, प्रथम चरण दोनों का था। नामांकन दाखिल करने की तारीख, नामांकन पत्रों की समीक्षा, नाम वापसी की तिथि, ये पूरा देख सकते हैं आप। जिसमें से हमारे काम का सिर्फ ये है मतदान की तिथि और मतगणना की तिथि। ठीक, मतदान की तिथि 7 नवंबर और 17 नवंबर, मतगणना 3 दिसंबर दोनों का। ठीक है। तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न होना है 5 दिसंबर, मतलब 5 दिसंबर के पहले रिजल्ट दे देना है निर्वाचन आयोग को, ये उसका डेडलाइन था। ठीक है, उसने डिसाइड करके रखा था। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम चरण में कुल 20 विधानसभा क्षेत्रों के 5303 मतदान केंद्रों में मतदान संपन्न होगा। ठीक है, और द्वितीय चरण में कुल 70। तो ये वैसे अभी हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही, बार बार चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों में मतदान को एपिक कार्ड अथवा निम्न में से कोई एक आइडेंटिटी कार्ड पहचान पत्र हेतु प्रस्तुत किया जाना पड़ेगा। ये इतने सारे आपके पास ऑप्शन थे, किसी भी एक को लेकर के आप जाकर के वहां पर वोट दे सकते थे। ठीक है, आधार कार्ड, मनरेगा, बैंक, डाकघर पासबुक, ये ड्राइविंग लाइसेंस, ये पूरे लाइन से आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, याद करने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा एक बार देख लीजिए। पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई द्वारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज आदि आदि आदि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वाचक नामावली क्या है इसमें खास देख लेते हैं। तो दिनांक 4/10/2023 को निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की तिथि में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या याद रखिएगा कितनी है, 2,03,60,240। लेकिन आप यहां याद रखिए कि प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या जो सर्विस में है उनकी संख्या 19,839 है। और इस प्रकार से टोटल संख्या आती है 2,03,80,079, जो कि हमने पहले चर्चा किया था। ठीक है, राज्य का इलेक्ट्रल पॉपुलेशन रेशियो याद रखिए कि कितना है, 67.02। इंपॉर्टेंट है, राज्य का इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो मतलब कुल पॉपुलेशन में कितने इलेक्टोरल है, मतलब कितने लोग मतदाता हैं। ठीक, तो कितने हैं, 67.02%। ठीक है, एवं जेंडर रेशियो कितना है, 1012, मतलब जितने भी लोग मतदान करने वाले हैं उनका जेंडर रेशियो कितना है, 1012। इसका मतलब यह है कि महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट, विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 1,85,88,520 थी। हालांकि ये आपके डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप स्किप कर दीजिए। 9.5% की वृद्धि हुई है इस साल, ये याद रखिए। इस साल मतदाताओं में 9.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और बाकी आप स्किप कर दीजिए, इसमें कोई हमारे काम का वैसे है नहीं। हाँ, आप ये देख सकते हैं कि प्रदेश में कुल 17 प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकृत है, एनआरआईस। ठीक, ये डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रदेश में कुल कितने प्रवासी भारतीय मतदाता है, तो 17 है। ठीक है, चलिए, और बाकी उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 24,109 मतदान केंद्र है, ये हमने देखा था अभी। ठीक, और राज्य में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 10 संगवारी मतदान केंद्र होंगे। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने संगवारी मतदान केंद्र होंगे, तो 10 होंगे, है ना। इसकी खासियत क्या है, यहाँ महिला मतदान दल द्वारा संचालित होते हैं। तो ये जो
आपके संगवारी मतदान केंद्र होंगे वो महिला मतदान दल द्वारा संचालित होंगे। तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने होंगे, तो ध्यान रखिएगा 10 संगवारी मतदान केंद्र होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार एक मतदान केंद्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 तक सीमित करी गई है। ये एकदम एक्चुअल नहीं होता, लेकिन हाँ 1500 के आसपास तक होता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। डाक मतपत्र, तो डाक मतपत्र कौन भेज सकता है, तो 80 वर्ष से या इससे अधिक वाले आयु के। ठीक है, सेकंड 40% से अधिक दिव्यांगता रखने वाले, है ना, कोविड-19 संदिग्ध व्यक्ति, ये भी दे सकते हैं, है ना। तो ये अपना जो मतपत्र है या मत है वो डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। नाम निर्देशन के लिए जमानत की राशि अनारक्षित वर्ग के लिए कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 10,000 रुपये है। ठीक, जो नॉमिनेशन फॉर्म भरना है उसके लिए जमानत राशि 10,000 रुपये है, और जो आरक्षित वर्ग से हैं उनके लिए 5,000 रुपये है। ठीक है, आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 5,000 रुपये और बाकियों के लिए 10,000 रुपये। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण, यहाँ पर आप याद रखिएगा निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रुपए होगी। मतलब एक व्यक्ति जो है अपने निर्वाचन के समय पर मैक्सिमम कितना खर्च कर सकता है, तो 40 लाख रुपए से अधिक खर्च वो नहीं कर सकता, है ना। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा, ये राशि भी इंपॉर्टेंट है। और कुछ यहाँ पर एप्लीकेशन भी दिए गए हैं जिसके द्वारा चुनाव आयोग जो है वो कुछ कुछ अपना काम करवाता है, जैसे सीविजिल ऐप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऐप है सीविजिल ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप या जो आम नागरिक है वो क्या कर सकते हैं, चुनाव के संबंध में कुछ भी गड़बड़ियां हो रही है ना, जैसे कि लालच दिया, घूस दिया, या फिर पैसे बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, तो वो सब अगर काम आप देखते हैं तो उसकी फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग खींच करके आप इसको भेज सकते हैं, तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। ठीक, तो ये सीविजिल ऐप है। इसके अलावा यदि कोई नागरिक राज्य में आचार संहिता उल्लंघन की कोई घटना देखता है तो सीविजिल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए घटनास्थल की एक फोटो, ये हम जो भी चर्चा किए वही चीजें हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे सुविधा ऐप। सुविधा ऐप के माध्यम से जो अभ्यर्थी है उनके लिए है ना, नामांकन फॉर्म, है ना, एफिडेविट ऑनलाइन भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभ्यर्थी को एक स्लॉट का चयन कर निर्धारित तिथि एवं समय में भौतिक सत्यापन हेतु नियत शुल्क के भुगतान हेतु रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। तो इसके द्वारा जो है अभ्यर्थी अपना नामांकन फॉर्म, है ना, ये सब भर सकते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वोटर टर्न अराउंड ऐप, ये क्या है, इस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके मतदान के दिवस राज्य में विधानसभा वार वोटर टर्न अराउंड, मतलब पुरुषों और महिलाओं और तृतीय जेंडर की संख्या सहित देखा जा सकता है। मतलब वहां पर कितने वोटर्स हैं उनकी संख्या वहां पर देखी जा सकती है। ठीक, साथ ही साथ एक सक्षम ऐप है जिसके माध्यम से दिव्यांग जन की सुविधा के लिए आयोग द्वारा यह ऐप विकसित किया गया है ना। इस ऐप के माध्यम से दिव्यांग जन निर्वाचन नामावली में अपनी दिव्यांगता दर्ज कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर उनको व्हील चेयर वगैरह की सुविधाएं वगैरह भी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन और कुछ सुविधाएं थी जो इसमें इस चुनाव के समय पर यूज़ की जाती है ना। और बस ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस चुनाव के, तो ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले समय बन सकते हैं। 2018 के चुनाव के बाद जो पीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें हमने देखा था कि भर भर के क्वेश्चन आए हुए थे चुनाव से, कि किसके पास कौन सा मंत्रिमंडल गया है, किसके पास क्या गया है, चुनाव में क्या हुआ है, तो एकदम डीप से क्वेश्चन पूछा था। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस समय भी वैसे ही होगा, लेकिन इसको आप स्किप भी नहीं कर सकते, तो इस पूरे सेगमेंट को आपको ठीक ठाक तरीके से करके जाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, ये इस चैप्टर, इस वीडियो का या इस टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर था। इसका जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल जब ये वीडियो बन रहा है तो कोई भी मंत्रिमंडल का गठन अभी सरकार में नहीं हुआ है, तो जब वो गठन हो जाएगा तो किसके पास कौन सा विभाग गया है उस पर हम चर्चा करेंगे अपने इसके बाद वाले वीडियो में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कारगर रहा होगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।